नमस्कार। आज गुरुवार हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम माफ़ी चाहते हैं कि हम काफ़ी लेट है, कुछ तकनीकी कारण से, और हमारे स्पीकर का काफ़ी दूर से वो आए और थोड़े उनका अचानक उनको एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। आप लोग इंतज़ार करते होंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हो गया और वो हमारे स्पीकर हर बार इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में डिटेल में बात करते हैं और कैसे उन्होंने ढूंढ निकाला और क्या है मेथोडोलॉजी और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। लास्ट टाइम हमने क्लाउडिया जी के बारे में सुना था कि शी वॉज लास्टली मतलब नोबेल प्राइज़ विनर थे इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स को भी काफ़ी डेवलप हो रहा है एज ए साइंस भी। ऐसे तो कार्ल मार्क्स ने बोल दिया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उसमें तो एक्सप्लॉयटेशन होगा और सबको उसका जो फ्रूट्स है, जो काम करने वाले लेबरर्स हैं, उनको उसके फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, कुछ मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में वो फ्रूट्स चले जाएंगे। ये तो मोटा मोटा बात कहा गया था, पर अभी ये जो सब रिसर्च के रूप में आ रहा है वो बात को फिर रीअफर्म कर रहे हैं कि ये सोसाइटी जो अभी नोबेल प्राइज़ जिनको मिला वो है डेरोन एकमैग्लू, फिर है साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। वो तीनों इकोनॉमिक्स को ये मिला है कलेक्टिवली, और उन्होंने बताया कि सोसाइटी का प्रॉस्पेरिटी किस पे डिपेंड करता है। तो सोसाइटी का प्रॉस्पेरिटी उस पर डिपेंड करता है कि आपका डेमोक्रेसी में सब इंस्टीट्यूशन जो हो, इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स जो है वो कैसे इंक्लूसिवली काम करते हैं, वो उसकी इंक्लूसिवनेस पे डिपेंड करता है सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारे देश के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है, क्योंकि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हमारा जीडीपी इतना बड़ा करना चाहते हैं, पर इंक्लूसिवनेस हमारी कम होती जा रही है। हम बहुत ही कम लोग मेन एक्टिविटीज़ में होते हैं इकोनॉमी की, और ज़्यादा तो डिप्राइव क्लास बढ़ते जा रहा है। 80 करोड़ लोग तो रेशन के उस पे है जिंदा। तो हमारे देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर अनीता नागर, वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और वो हमें टाइम दे रहे, उसके लिए उनकी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर अनीता नागर को आज के विषय के बारे में डिटेल बताने के लिए। डॉक्टर अनीता नागर। थैंक यू मीनाक्षी बहन। और आज के इस सेशन पे जितने हमारे मेंबर्स आए हैं एमएसडी के, आपका बहुत आभार। आप मीनाक्षी बहन मुझे धन्यवाद कर रहे हैं समय देने के लिए। मैं उनका और एमएसडी के मंच का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ जो चर्चाएं होती है उस माहौल के कारण इस बार कुछ ऐसा हुआ कि एक हफ्ते पहले मैंने जो मॉड्यूल पढ़ाया, ये चॉइस फैकल्टी की होती है। जो मॉड्यूल क्लास में पढ़ाया, एक हफ्ते के बाद वही मॉड्यूल वही इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के जो ऑथर्स हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में आजकल का ये बात है, इस तरह की बात है कि बिकॉज़ मैंने हमारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया, इसीलिए नोबेल कमेटी को ये अवार्ड देना पड़ा, और स्टूडेंट्स मेरे से पूरी तरह से सहमत हैं। मैं एमएसडी मंच का क्यों धन्यवाद दे रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ की चर्चाएं हमें रिसर्च और लिटरेचर की जो फ्रंटियर्स हैं, जो दुनिया भर में जो पूरी लिमिट एक फ्रंटियर तक बात जाती है, वहाँ तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, अच्छा ये भी लगता है कि वो सही में फ्रंटियर्स हैं, रिसर्च के और लिटरेचर के फ्रंटियर्स हैं। तो ये कहने के बाद थोड़ा अगर टेक्निकली बात करें तो इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। ये एक
इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसको इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। सर को पता होगा, अलग अलग ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के, ये इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स है। ये वो ब्रांच है जो कहता है कि प्योर इकोनॉमिक्स मतलब जो मॉडल चल रहा है 200 साल से, जो इकोनॉमिक्स का तंत्र चल रहा है, उसे हम क्लासिकल और न्यो क्लासिकल में हम भाग करते हैं। ये तंत्र का ऐसा था मानना कि सिर्फ इकोनॉमिक फोर्सेस से आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का ये कहना था कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की जो फोर्सेस हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, डिमांड सप्लाई हो गई, परचेजिंग पावर हो गया, जीडीपी हो गई, सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होता एक देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और उसमें लोगों का जो एक आर्थिक स्तर रहेगा वो सिर्फ इन तंत्रों से नहीं डिटरमाइन होता, वो उससे ब्रॉडर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी इकोनॉमिक के फोर्सेस काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसी का एक सब पार्ट निकला। इंस्टीट्यूशन बहुत ब्रॉड है, उसका एक सब पार्ट निकला जिसको आज हम लॉ इन इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये अब माना गया है कि इकोनॉमिक्स अलग से काम नहीं करता, इंस्टीट्यूशन और लॉ दोनों मिल के इकोनॉमिक्स का जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करता है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम। डगलस नॉर्थ ये 1990s में वो भी नोबेल लॉरिएट है, वो शुरू करते हैं ये काम को, और कहते हैं कि इसको रूल्स ऑफ द गेम, इंस्टीट्यूशंस का डेफिनेशन है रूल्स ऑफ द गेम, कि इंस्टीट्यूशंस रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करेंगी और उस रूल के मुताबिक मार्केट चलेगा, उस रूल के मुताबिक सरकार चलेगी, उस रूल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम होंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी ब्रॉडर जो एक आइडिया है उसको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब हम जो नोबेल लॉरिएट्स हैं उनके काम पे आते हैं। एक डगलस नॉर्थ के काम के बाद जो इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन एफिशिएंट होनी चाहिए। तो एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन हम किस चीज़ को कहेंगे? कोई इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट्स डाल देती हैं हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, बहुत ज़्यादा। जैसे कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, वो एक कॉस्ट है। जैसे कॉस्ट ऑफ करप्शन, वो एक कॉस्ट है। जैसे कॉस्ट ऑफ ब्राइबरी, ये उत्पादन किया, इस कीमत पे उत्पादन किया, आपने उसको खरीदा, इतने पे खरीदा। तो होना ये चाहिए कि जो मैंने प्रोड्यूस, यू एज एन एंटरप्रेन्योर, यू एज हम सब रैशनल प्लेयर्स अपने यूटिलिटीज़ मैक्सिमम करेंगे, तो गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये एडम स्मिथ की बात थी। हाँ, इसको कहा था फ्री मार्केट, परफेक्ट मार्केट बोला था। गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम ये सारे ट्रांजैक्शंस तंत्र अपने आप से डिसाइड कर लेंगे और वो मैक्सिमम होगा। जो वैल्यू जनरेट होगी ऐसे ट्रांजैक्शन में, वो मैक्सिमम होगी। गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन करता है तो ये पूरी मैक्सिमाइज वैल्यू नहीं मिलता, गवर्नमेंट उसको समहाउ डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये एडम स्मिथ का कहना था, पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स ने उस चीज़ को रिबट किया। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स ने बोला कि नहीं, इंस्टीट्यूशंस के दायरे में ये पूरा तंत्र काम करता है, चाहे आप उसको पॉलिटिकल तंत्र बोलो या इकोनॉमिक तंत्र बोलो, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल तंत्र के। पॉलिटिकल तंत्र भी रूल्स ऑफ द गेम के तहत ही काम करता है, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी इंस्टीट्यूशनल रूल्स के तहत काम करता है। इनको कनेक्ट कौन करता है? इनको कनेक्ट करता है जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसी से अलाइंड आपके लॉज होंगे, इंस्टीट्यूशन के रूल्स से अलाइंड आपके लॉज होंगे, और वो लॉज से अलाइंड आपके रेगुलेशंस होंगे। तो ये एक पूरा कनेक्शन है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, द होल ढांचा ऑफ लॉ एंड द होल ढांचा ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन लॉ की बारीकी है, यू हैव द ब्रॉड लॉ एंड यू हैव द सब डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन। तो ये एक कॉमन ढांचा है, हाँ, स्ट्रक्चर है।
तो एस्मोग्लू और रॉबिन्सन जॉनसन, उनका जो काम है, उनकी जो किताब सबसे ज़्यादा चर्चित है इस नोबेल प्राइज़ के तहत, वो है वाई नेशंस फेल। इंटरेस्टिंग ये है कि एडम स्मिथ ने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, ये लिखते हैं वाई नेशंस फेल। इसे ये पूछा गया कि वाई नेशंस फेल के अंदर फिर बात आती है अबाउट प्रॉस्पेरिटी, यू नो, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात। ये तो एक बात ये कहना पड़ेगा, जो एस्मोग्लू खुद बोलते हैं, जॉनसन और रॉबिन्स खुद बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि जब एडम स्मिथ ने ये परफेक्ट मार्केट की बात की थी, सरकार की ज़रूरत नहीं है, उस समय डेवलप्ड और डेवलपिंग, मैं 1776 की बात कर रही हूँ। 1776 में एडम स्मिथ ने जो बताया कि एडम स्मिथ ने जो लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस, तब वो ये बताते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड की इनकम्स में फ़र्क जो है, डिस्टेंस है, कितना था? 5 टाइम्स। इट वाज 5 टाइम्स। एंड एस्मोग्लू पुट्स दिस क्वेश्चन कि 1776 में 5 गुना डिफरेंस था बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। उसके बीच तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस आए, तरह तरह के लॉज आए, रेगुलेशंस आए, लेकिन आज का अगर आप डेटा देखें तो ये डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड इज हम तो इतने साल से एक ही चीज़ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इंस्टीट्यूशन शुड बी इंक्लूसिव, ह्यूमन राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, डेमोक्रेसी विल क्रिएट ग्रोथ। यही सब बात है। कब से? 1776 से ये बात है, एडम स्मिथ के टाइम से बात है, जब कैपिटलिज्म आता है, द अर्ली स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो क्वेश्चन एस्मोग्लू ये उठाते हैं कि आज क्या फ़र्क है। जब 1776 के पहले तो कैपिटलिज्म था नहीं, फ्यूडलिज्म का अंत हो रहा है, तो फ्यूडलिज्म के अंत में आपके 5 गुना डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में। अर्ली कैपिटलिज्म आता है, रेवोल्यूशंस आती हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो, सब कुछ होने, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था उसके तहत इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्लुरलिटी की बात आती है। तो ये सब होने के बाद इतने इंस्टीट्यूशंस, IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, इतने इंस्टीट्यूशन से काम करने के बाद उनका क्वेश्चन है कि आज व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, ये उनका क्वेश्चन है। तो उनका डेटा बहुत ज़बरदस्त, एम्पेरिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने मतलब 1500 से आज तक का काम किया, डेटा लिया है, और उसमें वो बताते हैं कि ये डिस्पैरिटी आज जो पहले 5 गुना था, आज 40 गुना है, 40 टाइम्स बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। वो तो कहते हैं कि कैपिटलिज्म तो आ गया, उसके साथ उसकी सारी सुंदर चीज़ें भी आ गई जो हम सारी बातें कर रहे हैं। तो हाउ कैन दिस बी एक्सप्लेन, ये उनका मुद्दा है बेसिकली। उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो जो बात बताते हैं वो ये कि उनका ये मानना है, मीनाबेन आई एम श्योर आप लोग फिर इसको चर्चा करेंगे, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पहले आती है। सो व्हाट डिटरमाइंस द होल इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ द गेम डिटरमाइन कौन करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट डिटरमाइन करता है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो डिटरमाइन करता है उसकी बेसिस पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनती है। उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ द बेस, और उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कहते हैं कि 2 चीज़ है, एक जिसको कहते हैं डी जूर पावर, और एक है डी फैक्टो पावर। डी जूर पावर वो है जो फॉर्मल रूल्स में बंधे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्गन्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़, फेडरलिज्म, ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर डी जूर पावर्स, फॉर्मल पावर्स। लॉ में इसको फॉर्मल पावर्स बताते हैं। और डी फैक्टो पावर वो होता है जो इंटरेस्ट ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या बिकॉज ऑफ अ कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट, अलग अलग रीजन से डी फैक्टो ग्रुप्स बनती है। ये डी फैक्टो ग्रुप्स है जिनकी फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, पर ये कॉमन इंटरेस्ट से या पॉलिटिकल अलाइनमेंट से
एक फोर्स बन जाती है, एंड इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन डी जोर एंड डी फैक्टो। तो बहुत बार ये होता है कि डी फैक्टो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे जो इंडिया की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन करते हैं कि काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडिया को, स्पेशली बिकॉज ये सब को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके, पोलराइजेशन को लेके बताते हैं कि ये डी फैक्टो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स में, फॉर्मल रूल्स में नहीं है, बट दे एग्जिस्ट। तो ये काफ़ी देशों के बताते हैं, इंडिया के लिए भी बताते हैं, पर इंडिया को अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अप्रिशिएट, डी फैक्टो का ही अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में शायद कोई भी देश का हिस्ट्री नहीं है जो बहुत अच्छे से, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इरोड नहीं हुई है, वो ये बात भी बताते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल आया, उसके बाद इकोनॉमिक आया। पॉलिटिकल के अंदर डी जोर है, डी फैक्टो है, और डी जोर और डी फैक्टो के इंटरप्ले से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसा होगा वो डिटरमाइन होगा। और ये वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे थियोरीज़ को एक्चुअली रिबट करते हैं। जैसे कुछ थियोरीज़ है जो बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से डिटरमाइन हुई हैं। जैसे वो बात करते हैं कि ब्रिटिश वर्सेस, तो इंस्टीट्यूशंस की बात रखने के लिए एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्स, वो कहते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट को देखना चाहेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा देखा? उन्होंने कॉलोनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को देखा। कॉलोनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में वो दो चीज़ बताते हैं, एक कहते हैं स्पेनिश कॉलोनाइजेशन जो हुआ था और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो हुआ था, ये एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। क्यों कर रहे हैं? टू एक्सप्लेन कि जो थियोरीज है, जैसे रिलीजियस थियोरी ऑफ अच्छी इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियंस लेकर आए थे। तो वो ये बताते हैं कि क्रिश्चियंस लेकर आए थे, क्रिश्चियंस ठीक है, बट द डिफरेंस, वो अगर स्पेनिश कॉलोनी आप देखो और ब्रिटेन कॉलोनी देखो तो दोनों तो क्रिश्चियंस ही लाए थे। तो जो एग्जिस्टिंग थियोरीज है उनको रिबट करते हैं। जैसे रिलीजियन बेस्ड थियोरी जो है उसको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिबट करते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिमिलर रिलीजन बट हावर इंस्टीट्यूशन सो डिफरेंट, ये एक बात। दूसरा बात, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम बहुत हुआ है इनके पहले भी, काफ़ी थियोरीज आई कि ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इंस्टीट्यूशंस पे असर हुआ है। मतलब उस जगह का जो कल्चर है, ओरिजिनल कल्चर जो है, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, उसका इम्प्रिंट इंस्टीट्यूशन में आया। तो वो फिर से ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका मोस्टली ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था और साउथ अमेरिका मोस्टली स्पेनियार्ड्स ने, स्पेनिश एंड स्पेनियार्ड्स, उन लोगों ने कॉलोनाइज किया था। तो कहते हैं कि वहाँ तो आपके कल्चरल कॉमन थे, हाउ डिड यू हैव सच डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस? बिकॉज वी नो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंट है। सो यू हैड सिमिलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यू हैड सिमिलर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। किसका? जो आपके कॉलोनाइजर्स थे। तो ये दोनों वर्क नहीं करा। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट की थियोरीज हैं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इम्प्रिंट आ जाती है। तो उसमें वो ये बताते हैं कि कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बेटर इंस्टीट्यूशंस आएंगे। वो एग्जांपल्स देते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैव रिजल्टेड इनटू बेटर आउटकम्स, बट काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे एंट्रेंच हो गई हैं, वहाँ की जितनी खराबियाँ हैं वो और ज़्यादा एंट्रेंच हो गई। ऐसे एग्जांपल्स भी देते हैं। तो ये जो इन्होंने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के एक्सपेरिमेंट्स को राइट फ्रॉम मतलब 1580 से जो उन्होंने किया, वहाँ पे वो बताते हैं कि वो अपने काम में इंस्टीट्यूशंस को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस और एक को बोलते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। तो कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस क्यों बने और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्यों बने। तो वहीं पर वो ये बात बताते हैं कि जब स्पेनियर्ड्स आए
तो स्पेनियर्ड्स ने, अगर हम ब्यूनोस एयर्स और अर्जेंटीना की बात करें तो ऐसे देखेंगे तो ब्यूनोस एयर्स तो बहुत सुंदर जगह है विद वेरी गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ब्यूनोस एयर्स जब स्पेनियर्ड सबसे पहले आए, दे अटेम्प्टेड टू कॉलोनाइज। तो वो शुरू के दशकों में 1580, 16 सेंचुरी तक वो कॉलोनाइज नहीं कर पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोबल लॉरिएट्स बताते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन था बहुत डिस्पर्स था, मतलब इट वाज नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, इट वाज वेरी डिस्पर्स, एंड दैट सोसाइटी डिड नॉट हैव अ हायरार्की। तो हायरार्की नहीं थी और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं था, मतलब स्ट्रक्चर नहीं थी वहाँ पे। वो वहाँ क्यों गए थे? सिल्वर और गोल्ड के खोज में गए थे स्पेनियर्ड्स। तो उनको जब इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की और काम का एनस्लेव करने की कोशिश की, वो भाग जाते थे, जैसे रन अवे, क्योंकि जगह बहुत थी, वो भाग जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ने इसी बुरी हालत कर दी, उन्होंने खुद जितना क्रॉप था सब जला दिया। तो स्पेनियर्ड्स और कुछ स्पेनियर्ड्स को लकड़ों से, पत्थरों से मार दिया। तो स्पेनियर्ड्स वहाँ से भाग गए। ये फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन है। फिर विथ टाइम जब उनको बेटर स्ट्रक्चर, विथ टाइम इनकी भी हायरार्की बनी, इनके भी स्ट्रक्चर्स बने, ये भी डेंसली पॉपुलेटेड हुए, तो जैसे ऐसे हुआ वैसे एनस्लेव करना ईजियर हो गया, ऐसा बताते हैं। और नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्टली वही कोशिश की जो स्पेनिश ने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। इतना ज़्यादा शायद आता नहीं है ना स्टडीज़ में, वो आए और कॉलोनाइज कर दिया, ऐसा नहीं था। तो उन वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने हेड राइट सिस्टम क्या कहते इंट्रोड्यूस किया। हेड राइट सिस्टम क्या था कि आपको फोर्सिबली हम काम, मतलब जो ऑलमोस्ट एक स्लेवरी सिस्टम ही था, हम आपको फोर्सिबली काम नहीं करवाएंगे, हम आपको ओनरशिप ऑफ लैंड दे देंगे। तो एक इंसेंटिव मॉडल, एक फोर्स मॉडल था पूरा और एक इंसेंटिव मॉडल था। इंसेंटिव मॉडल इंट्रोड्यूस किया। तो इंसेंटिव मॉडल इंट्रोड्यूस करने के बाद नॉर्थ अमेरिका में फिर भी वो लोग माने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि साउथ अमेरिका का क्या इतिहास रहा है। वो माने नहीं कि आप हमें लैंड पे कब्जा दे दोगे तो भी वी आर नॉट एग्रीएबल, मतलब बहुत रेजिस्टेंस दिखाया उन्होंने। तो उनको बोला कि हम आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। एस्मोग्लू कहते हैं कि दैट इज द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स इन नॉर्थ अमेरिका, एंड दैट इज वाई यू सी द इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्थ अमेरिका वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज एक्सट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव है, और नॉर्थ अमेरिका मोर इंक्लूसिव है, नॉट बिकॉज रिलीजियसली वो बेटर थे, नॉट बिकॉज कल्चरली बहुत बड़ा डिफरेंस था, नॉट बिकॉज जोग्राफिकली बहुत डाइवर्स थे, बट बिकॉज इट वॉज द वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड डिमांड फ्रॉम द डी फैक्टो वहाँ बहुत स्ट्रांग था। बिफोर डिजोर डी फैक्टो बहुत स्ट्रांग, क्योंकि उस समय का डिजोर तो जो ब्रिटिश कॉलोनी गई थी वही डिजोर था ना, वही फॉर्मल पावर था। पर वहाँ डी फैक्टो जो पीपल्स रेजिस्टेंस था, जिन्होंने हेड काउंट मतलब पैसे दे के, लैंड दे के भी वो नहीं माने और उनको पॉलिटिकल राइट्स देनी पड़ी, तो वो डी फैक्टो का एक वो एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, फिर वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। वो भी डिस्कस करने वाली बात है। वहाँ भी वो ये बताते हैं कि जो सेफगार्ड्स ऑन प्रॉपर्टी राइट, जो मार्केट स्ट्रक्चर,
जो इंसेंटिव्स टू ट्रांजैक्शन, ये सब जो इकोनॉमिक के सारे तंत्र हैं, वो जो साउथ कोरिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, और नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को उससे अलग रखा, बिकॉज नॉर्थ कोरिया में वो जो लीडर थे दे वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम दिस अलाइनमेंट। तो उसके कारण आज साउथ कोरिया में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बहुत हिस्टोरिकली रेलेवेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है। ये वाला पार्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पर उनका डेटा ये बताता है एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न। फिर वो बोलते हैं कि ये सारी बात में डी जोर पावर को वो इम्पोर्टेंट बोलते हैं, और डी जोर पावर चलिए तो फिर वहाँ ये बात की दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर स्पेनियार्ड्स जो कमज़ोर हो गए, क्योंकि स्पेनियार्ड्स ने जो एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन रखा, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब था? का ये मतलब था कि एक मोनोपोली मोनार्क रहेगा और वो मोनार्क पूरा एक्सट्रैक्ट करेगा और शेयर नहीं करेगा विद द रेस्ट ऑफ द पीपल, है ना वो पॉलिटिकल पावर ना वो इकोनॉमिक पावर शेयर नहीं करेगा। सो दिस लेड टू अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल, एंड एक पर्टिकुलर स्टेज में the cost of that resistance becomes very high compared to the benefit of ruling। जैसे इंडिया का भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुआ था, एक समय पे द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑन टू द कॉलोनी वाज मोर देन द बेनिफिट। तो इसके लिए स्पेनिश कॉलोनाइजेशन एब पे चला गया, और ब्रिटिश का जो कॉलोनाइजेशन था वो इतना ज़्यादा, वो ये नहीं बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का नॉन एक्सप्लॉयटेटिव था, वो ये बता रहे हैं कि कंपेयर टू स्पेनियार्ड्स लेस एक्सप्लॉयटेटिव था, वो ये बता रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इस तरह के जद्दोजहद से बनते हैं, उनका पाथ डिपेंडेंसी होता है। पाथ डिपेंडेंसी मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स है ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती या एकदम से बदल नहीं जाती। अगर ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस आपके एक्सट्रैक्टिव हैं तो वो मॉडर्न डे में भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हैं तो वो एक पाथ में कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस है उन्हें मालूम है कि ये ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है, पर वो बोलते हैं कि जो पावर में है दे डोंट वांट टू गिव अप दैट पावर वेरी इजीली। जब तक एकदम लास्ट, मतलब जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, आप बिल्कुल ही उनको हटा दो, ख़त्म कर दो, तो उनका वो बहुत ज़्यादा एंट्रेंच होते हैं। और सिर्फ वो नहीं होते, उनके साथ एक पूरा एक तंत्र, उनकी नोबिलिटी और ये पूरा एक तंत्र एंट्रेंच होता है, तो वो लास्ट तक उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब तक ऑफ कोर्स एक क्रिटिकल पॉइंट जैसे रेवोल्यूशन हो गया, आप चले गए, आपने मार ही दिया और टेक ओवर हो गया, अदर देन दैट नहीं होता। और वो इंस्टेंसेस कम है, मोस्टली हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं, है ना। अफ्रीका का एग्जांपल लेते हैं, वो अफ्रीका में जैसे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल लेते हैं, जिसको कलर बार कहते हैं, कि कलर बार था कि अगर आप ब्लैक हो तो आप, मतलब वो पूरा पब्लिश करते थे कि इतनी सारी लाइवलीहुड ऑक्यूपेशंस में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। वोटिंग वाला तो बहुत नेल्सन मंडेला के बाद ही आया, तो वो इस तरह की। और तो वो जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का एलिमेंट एंट्रेंच्ड है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इवन तो अभी है कि बोट्सवाना इज़ डूइंग वेरी वेल अफ्रीका में, बट उसका भी एक हिस्ट्री बताते हैं कि दैट वाज आल्सो आई थिंक ब्रिटिश इंटरेस्ट जो था, यही गए थे, अफ्रीकन्स हैड गॉन टू सॉट protection from the British because they were facing some forms of invasion and aggression। तो पाथ डिपेंडेंसी की उन्होंने बात की कि ये चेंज नहीं होता until and unless आपका डी जोर पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़े। हर तरह का डी जोर पावर नहीं, कुछ डी जोर पावर
एंट्रेंच कर देता है, वही मोनोपोली एलिमेंट्स को एंट्रेंच कर देता है। तो ये बात बता के फिर वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर। एक तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर वॉलंटरीली कभी भी किसी कॉलोनियल पावर ने नहीं दिया। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर आया बिकॉज देयर वाज नो अदर वे, इट वाज द डिमांड ऑफ द टाइम, दे हैड नो अदर वे। ये एक। और दूसरा कि डेमोक्रेटाइजेशन में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिस तरह का एक प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आई, तो वो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी में जो स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्रीज, स्ट्रक्चर ऑफ मशीन्स एंड स्पेशली मशीन्स विच वर इनेबलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैन और वुमन, which meant it was increasing the productivity. तो because तो इस तरह की आउटपुट ग्रोथ, इतनी ज़्यादा आउटपुट ग्रोथ जब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज में होता है, तो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द रूलिंग और द पीपल इन पावर, people in de jure power, it becomes possible for them to share so much of profits. मतलब एक नॉमिनल वे में शेयर करना, not all of it, you keep the majority share, but you are able to give some considerable percentage of the share to people in terms of economic power and in terms of political power. ये possible किया टेक्नोलॉजी ने। अगर आप कॉलोनियलाइजेशन में क्यों ब्रूट फोर्स वाज द ओनली वे? बिकॉज द सरप्लसेस वर नॉट सफिशिएंट। अगर आप इकोनॉमिक राइट भी दे देते, पॉलिटिकल राइट्स भी दे देते, तो आपके पास क्या बचता? टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्लसेस बहुत बढ़ा देती है एंड उसमें आप लेट्स से 10% को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में और खुद लार्जेस्ट है, यू कीप दैट बट एटलीस्ट यू आर गिविंग दिस। आज भी वही ट्रूथ है, you give the larger share but you give a smaller share. तो ये डेमोक्रेसी है, ये देना itself डेमोक्रेसी, it is at least the inception of democracy. तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है in the whole idea of democracy, which is sharing of power, which is distribution of economic resources, ये दोनों चीज़। फिर वो बताते हैं एक उनका ये टेक्नोलॉजी को आगे लेते वो उनका बहुत सारा काम है ऑन द करेंट फेज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें वो ये बात बताते हैं कि ये आज का जो फेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स बोलते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसके ऊपर उनका काम है। और उसमें ये बताते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेजेस में जाएं तो मोस्ट ऑफ इट वाज एटलीस्ट थर्ड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक टेक्नोलॉजी वाज इनेबलिंग मैन। उसके बाद जो फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें इट बिकेम लेबर डिस्प्लेसिंग। पहले इनेबलिंग का फेज आया, फिर वो डिस्प्लेसिंग का फेज आ गया। और करंट अगर आप फेज देखें, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं और एआई बोलते हैं, इसमें हम ये और जनरेटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सो दिस इज़ अ फेज वेयर इट्स पॉसिबल फॉर मशीन टू टेक ओवर, एज मोगलू का काम है, वी कैन हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, can take over all the functioning of human robotization, तो whole functioning of human beings। तो ये वो एक कंसर्न दिखाते हैं। ये कंसर्न वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं दिखाते, ये कंसर्न वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड दिखाते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट उनका काम है। कैसे 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 हाउ इज़ एआई एंड डेमोक्रेसी रिलेटेड, वो ये बताते हैं कि अगर वो फिर से जाते हैं इतिहास में और बताते हैं कि जब जहाँ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स थी, और पूरा एम्पेरिकली ये इतना सारा है, ये अगर
4-5 घंटे होते तो मैं पूरा ये क्या कहते हैं उसको डायग्राम्स बताती, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वहाँ टूल्स भी सिंपलर टूल्स होते थे। जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड जोन्स हैं वहाँ पे सो यू गेट स्लाइट सोफिस्टिकेशन, मार्जिनल सोफिस्टिकेशन। तो बताते हैं ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हिज एक्सप्लेनेशन इज जैसे मोर एंड मोर पीपल गेट टुगेदर and more complexity of the problem and people of all skills are interacting, तब जो knowledge create होता है that is more sophisticated, वो ये बताते हैं। फिर वो कहते हैं AI का जो जन्मदाता है उनको टेड ट्यूरिंग उनका नाम है। तो ये हिस्ट्री ऐसे होते होते टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स, टेक्नोलॉजी से होते होते टेड ट्यूरिंग ने 1956 में ये प्रोजेक्ट किया था। ये प्रोजेक्ट था कि व्हाट वाज, उसके बीच में एक फेज़ है जब आप हम सब जानते हैं, आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे, जब IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को नापना शुरू हुआ। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जब नापना शुरू हुआ, व्हाट वाज द पैरामीटर जिससे आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन नापते थे? ये हाइनबर्ग का काम है एंड इट बिकेम द एस्टैब्लिश्ड पैरामीटर ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, and that was analytical and computational skills, और कुछ नहीं, analytical and computational skills, दूसरी कोई भी स्किल नहीं। ये this became your 60s 70s में this became the standard of intelligence। इसके बाद नहीं 60s 70s नहीं, उसके पहले, क्योंकि 1956 में तो टेड ट्यूरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, so his life mission is कि intelligence of a human being is his computation and analytical skills. So how to improve these computation and analytical skills to the maximum possible, and that will be done by a machine, and that will be done by what the project he started, large language models, which means कि बहुत सारा अगर आपके पास बैकग्राउंड डेटा है तो इतनी सारे, हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से ही लर्न करते हैं, हम भी तो बैकग्राउंड डेटा से ही लर्न करते हैं। और दिस इज़ अ मशीन एंड एन एल्गोरिदम जो बैकग्राउंड इतना सारा डेटा से रिपीटेटिवली लर्न करेगा। बिकॉज वो मशीन है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डेटा उनके पास है, दे हैव बेस्ट आंसर्स एज फार एज कंप्यूटेशनल स्किल्स आर कंसर्न। तो IQ को डिफाइन आपने कर दिया है एनालिटिकल, कंप्यूटेशन एनालिटिकल स्किल। उसको बहुत इम्प्रूव करने के लिए हम चले गए इनटू द होल डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चले। वो टेक्नोलॉजी को या AI को किसी भी लेवल पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं सिर्फ कि जैसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स एक पार्टिसिपेशन से बना था, सबके सारे स्किल्स के पार्टिसिपेशन से बना था, एंड देयरफॉर न्यू ऑक्यूपेशंस वर आइडेंटिफाइड। जैसे सिंपल, जैसे अगर रेलवे इंजन आती है तो उसके साथ कितने ऑक्यूपेशंस, मतलब एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपेशन खुल जाते हैं। पर ये वाला जो फेज है उसमें AI बेस्ट कंप्यूटेशनल स्किल्स के हेतु और एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के हेतु, वो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है कि you know the whole idea of monetization of AI को प्रॉब्लम नहीं है, बट द होल बिजनेस मॉडल जहाँ पे monetization of AI की बात है, और monetization of AI में वो दो चीज़ बताते हैं। एक वो ये बोलते हैं कि AI का काम, LLM का काम तो बहुत सालों से हो रहा है, 50 से ही हो रहा है, 1956 टेड ट्यूरिंग से काम है, लेकिन 1990s में जब हमें वो इंटरफेस मिला, व्हेन द इंटरनेट केम एंड वी बिकेम द यूजर्स, तब से डेटा स्टोर करने का, कलेक्ट करने का काम शुरू हुआ। तो उस समय
माइक्रोसॉफ्ट जो था 1990s का किंग इज माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये तीन चीज बेच के मोनेटाइज करता था. These were the three things it used to sell 1990 and monetize. That was the model. 2000 का जो दशक है, where you have things like Facebook, Google, Meta, उनका जो बिजनेस मॉडल है that is completely based on digital advertising. पूरा एडवर्टाइजिंग के ऊपर मॉडल. तो एस्मोग्लू कंसर्न ये प्लेस करते हैं कि ये जो मोनेटाइजेशन का मॉडल है और ये जो सारी डिजिटल एडवर्टाइजिंग एप्स का मॉडल है, इसका जो सेंट्रल हेतु है वो है फॉर इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस कॉस्ट्स, फॉर इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस कॉस्ट्स ऑफ बिजनेस. और वो LLMs और AI के थ्रू बहुत एक्सपोनेंशियली अभी हो रहा है. और वो कहते हैं कि अभी वी आर इन द ऑलरेडी इन द फेज ऑफ ह्यूमन बींग्स बीइंग रिप्लेस्ड. कैसे, उसका भी वो पूरा एम्पेरिकल स्टडी करके बोलते हैं. यूएस का केस कहते हैं यूएस इज़ द मोस्ट मैच्योर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI. इसलिए अगर यूएस के डेटा पे बात करें तो ये बोलते हैं लास्ट 40 ईयर्स से रियल वेज रेट यूएस का बढ़ा नहीं है. रियल वेज रेट मतलब नॉमिनल वेज रेट बढ़ा है, रियल वेज रेट आप इन्फ्लेशन से अगर उसको डिस्काउंट कर देंगे तो जो परचेजिंग पैसा बढ़ रहा है लेकिन पैसे का परचेजिंग तो वो यूएस का बताते हैं. इसमें डेमोक्रेसी कहाँ पे आती है? यहाँ पे डेमोक्रेसी इस तरह से आती है कि आपने एक तो इंटेलिजेंस को एक तरह से डिफाइन कर दिया, फिर आपने टेक्नोलॉजी में वो इंटेलिजेंस को उसी का एक सुपर रूप बना दिया. तो और इसके कारण आप इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन वर्क प्लेस हो या फिर सोशल लाइफ हो, उसमें भी आपने इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया. सो हिज कंसर्न इज कि जो ह्यूमन एजेंसी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब क्या? वी विल टॉक टुगेदर, वर्क टुगेदर, फेस प्रॉब्लम्स टुगेदर, गिव सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम टुगेदर. मतलब वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही इरोड हो रही है. सो यू आर लूजिंग ह्यूमन एजेंसी. So when you lose human agency, then what you are left with is algorithms making decision. अब एक point of view है कि algorithms can make more better decision. तो उसके ऊपर भी studies है, बहुत सारी study उन्होंने ये बताया. बहुत एक विचित्र बात है कि जब ये लास्ट 20 साल से जब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिसके आधार पे AI है, जब उसका यूसेज स्पेशली जब ये आपका चैट GTP वाला सीरीज शुरू हुआ, स्पेशली चैट GTP 4 हुआ, तो अभी ही 2022-2023 का रिसर्च है जो बताता है कि इसमें इंटरनेट के ऊपर एक स्टॉक ओवरफ्लो करके एक साइट है, स्टॉक ओवरफ्लो. वो साइट है जहाँ पे वेरी वेरी सीरियस इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस अपने क्वेश्चंस डालते हैं एंड वेरी वेरी सीरियस स्कॉलर्स बहुत डेलिब्रेट करके उसके जवाब देते हैं. मतलब इट इज़ एन फोरम जहाँ पे बहुत सीरियस साइंटिफिक डिस्कशंस होती हैं. द रिसर्च शोज कि जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल और AI आया है तब से स्टैक ओवरफ्लो 2022 में उसके फुटप्रिंट्स 90% है. चैट GT के बाद वो 10% हो गया. मतलब now this interaction between real people over the net वो भी बंद हो गया. Why? Because now people are going directly and asking chat GTP कि भाई इसका जवाब दे दो और वो दे देते हैं. Now the problem there is कि ये डेटा जो है, ये डेटा तो पास्ट इश्यूज के जवाब के है ना. They are not able to create new situations and new answers. It's a limitation. स्टैक ओवरफ्लो क्या था कि इट वॉज एन ऑनगोइंग फोरम बहुत सालों से, तो न्यू इश्यूज, न्यू डिस्कशंस के ऊपर वहाँ पे बात आती थी. पर अब जो आपका सोर्स था, टू सम एक्सटेंट विकीपीडिया एंड टू लार्ज एक्सटेंट स्टैक ओवरफ्लो, वो सोर्स को आप रिफर ही नहीं कर रहे हो. यू आर ओनली गोइंग टू द एग्जिस्टिंग डेटा दैट इज अवेलेबल. नाउ दिस इज लीडिंग टू 2 टेक्निकल प्रॉब्लम्स. वो भी एकदम रिसेंट रिसर्च के मुताबिक है. वन विच इज़ कॉल्ड मॉडल कोलैप्स.
एंड वन विच इज़ कॉल्ड कि आप आउटलायर्स को यू डोंट कंसिडर आउट। अब अगर आप लोग आई एम श्योर मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल तो हम थोड़ा जानते ही होंगे, उसमें एक होता है जो एवरेज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है जो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस कैन बी ऑफ वेरी लो वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ये इतना लार्ज है, वॉल्यूम ऑफ डेटा इज सो लार्ज कि जो आउटलायर्स है वो इंसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये कि अगर आप माइनॉरिटी हो, अगर आप कोई भी वल्नरेबल ग्रुप हो, और आपकी अगर बात एक एक्सट्रीमिटी पे है, बहुत लो वैल्यू पे है, वो पूरी गायब हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिपीटेडली लार्ज वॉल्यूम लर्निंग ऑफ मशीन्स। इसीलिए टेक्नोलॉजी इन दिस फेज एंड especially artificial intelligence in this phase is a very very big threat to democracy till the time the business model of technology को, ये business model of technology तब भी था, तब भी आप हम पूरा कैपिटलिज्म का फेज को अगर देखते हैं तब भी business model of capitalism था, but there were institutions जो स्पेशली अगर हम 1950 की बात करें, 1950 में पोस्ट वर्ल्ड वॉर वाले सिचुएशन में, अमेरिका का न्यू डील के सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ दैट वेरी रफ फेज, जो इंस्टीट्यूशंस बने दोज वर विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्टिंग लेबर। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज वाला पूरा इंस्टीट्यूशन वहाँ से आया, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट का, ये सारे 1950s के बाद आते हैं। तो कैपिटलिज्म का मॉडल भले मोनेटाइजेशन का रहा, बट दे हैव बीन इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव काउंटरएक्टेड इट। और जब जब इंस्टीट्यूशन ने काउंटरएक्ट किया है, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी कम हुई है एंड फेनोमेना ऑफ डेमोक्रेसी बढ़ा है, ये सारा उन्होंने बताया है। बट व्हाट इज हैपेंड इज, ये इंजीनियरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी से बार बार हमने कलेक्टिव वॉइस को कम किया है, डेमोक्रेसी को कम किया है, एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव बीन अ बफर अगेंस्ट कंप्लीट मोनोपोलाइजेशन, वो वीक होते रहे। और अभी ये पर्टिकुलर फेज में द नोबेल लॉरिएट्स वेरी सीरियसली मेक आर्ग्यूमेंट फॉर कि वो तो बात मैंने की ही नहीं अबाउट डेटा प्राइवेसी, और वो सारी बात तो मैंने की नहीं अबाउट दूसरा डिस्कशन है, बट लेकिन ये बात बताते हैं कि it's time that we advocate for, we should have institutions which will advocate for data unions. We should have institutions that advocate for global dividend. मतलब आप मेरा डेटा यूज़ कर रहे हो तो एक फंड बना दो, लेट ऑल दिस टेक कंपनीज मेक अ फंड एंड पे अस डिविडेंड ऑन दैट। तो इस तरह के, एंड दीज वुड बी features of democratization in this particular age of technology. तो institutions तब थे, कैसे बने, कैसे इवॉल्व हुए, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कौन से फोर्सेस उसको चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल है, और टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी का क्या इंटरेक्शन है, एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट आर द थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर इंस्टीट्यूशंस टू कम अप जो ये मोनोपोलाइजेशन को कंट्रोल कर। ये बहुत बड़ा काम बहुत थोड़े समय में।